चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। आज प्रमुख रूप से हम आपसे बातचीत करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 पर। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 पर हमने आपसे बातचीत किया था सिलेबस के बारे में। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके हमने आपसे बातचीत किया था शिक्षण किसे कहते हैं, और इसके बाद हमने पर्यावरण के साथ जोड़ करके देखा हुआ था कि पर्यावरण शिक्षण किसे कहते हैं। आज लेक्चर नंबर 4 पर चूंकि पर्यावरण शिक्षण में हमारी आपकी बातचीत लगातार चल रही है और इस लगातार बातचीत की श्रृंखला आज चौथी होगी, और चौथे नंबर पर हम प्रमुख रूप से आपसे बातचीत करने वाले हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य पर। आज की हमारी श्रृंखला का टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, और ध्यान दीजिएगा पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य की अगर हम बात करें आपसे, तो आपको कुल मिलाकर के 5 बिंदुओं पर अपना ध्यान एकत्रित करना है, और उन्हीं 5 बिंदुओं से आपके एग्जाम में प्रश्न प्रत्येक वर्ष घुमा फिरा करके कहीं न कहीं से बना दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप पहले नंबर पर नोट करिएगा कि पहला पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण के साथ क्या करना, बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक के स्कूली जीवन को कहाँ से जोड़ना? बालक के बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना। अब चलिए हम इस बिंदु को थोड़ी सी विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहला फोकस आप रखिए, एनसीएफ शब्द लिखा है। एनसीएफ शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। आगे एक शब्द लिखा है 2005 शब्द। 2005 के क्रम पर ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नामक एक संस्थान है, और इस संस्थान का कार्य है कि शिक्षा के स्तर पर क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, शिक्षक को किन बातों को ध्यान देना पड़ेगा, विद्यालय के वातावरण में क्या आवश्यक चीज़ें शामिल की जाएंगी, विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और वातावरण कैसे अपना सकारात्मक यहाँ पर माहौल बनाए, सकारात्मक गति प्रदान करें। इन सब बातों को लेकर के लगातार शोध और लगातार विचार करती है एनसीएफ, मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। और ये समय समय पर शोध कार्य, समय समय पर रिसर्च करके ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और नए नए बदलावों के आधार पे ये आगे क्या कैसे विचारधाराएं बनानी है, इस पर ये अपनी सुझाव देती है। अब तक की सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे नवीनतम, सबसे अंतिम इसका जो रिपोर्ट आया वह आया था 2005 में। तो इसी आधार पर कहा जाता है एनसीएफ 2005। ठीक है, एक बात यहां से आपसे और पूछा जाएगा कि एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन प्रारंभ कब किया। देखिए 2 प्रश्न सिर्फ जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इससे बनेगा। एक प्रश्न तो ये बनता है कि एनसीएफ 2005 ने अपना अध्ययन कब प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिएगा कि 2005 में इसने रिपोर्ट सौंपा था, अध्ययन प्रारंभ नहीं किया था। अध्ययन प्रारंभ किया था वर्ष 2000 ईस्वी में, और इसने पूछता है कि इसने अपना अंतिम रिपोर्ट कब दिया, तो 2005 में। अब इसने 2005 में जो रिपोर्ट दिया, इसमें इसने पर्यावरण के उद्देश्य को किस प्रकार वर्णित किया, या उद्देश्य को किस प्रकार परिभाषित किया। तो इसने कहा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक के स्कूली जीवन
मतलब सबसे पहले जिक्र किया स्कूली जीवन का। अब स्कूली जीवन क्या है? बच्चा जब आपकी कक्षा में आता है तो आप एक शिक्षक के तौर पर बच्चे को आप किताबी ज्ञान, स्कूली ज्ञान, आप बच्चे को चार दीवारी के अंदर ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान को बच्चा प्राप्त करता है अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए। तो एनसीएफ 2005 करता है कि एक शिक्षक जब शिक्षण के दौरान जो बच्चे को किताबी ज्ञान दे रहा है, स्कूली सैद्धांतिक ज्ञान दे रहा है, चार दीवारी के अंदर ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह ज्ञान कहां से जोड़ कर दे? बालक के बाह्य वातावरण के साथ। अब बच्चे का बाह्य वातावरण किसे कहते हैं? तो दोस्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का बाह्य वातावरण है उसका परिवार, बच्चा जिस खेल के मैदान, जिस परिवेश में रहता है उसका समुदाय, और समूल रूप से जहां रहता है मतलब उसका क्या? समाज। तो ध्यान दीजिएगा कि आप एक शिक्षक के तौर पर जब भी कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, आप बच्चे के प्रत्येक पहलू का उदाहरण कहां से लीजिए? वह उदाहरण बच्चे के परिवार, समुदाय, समाज से होना चाहिए। परिवार, समुदाय, समाज से क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चा परिवार, समुदाय, समाज के बारे में रखता है अपना क्या? पूर्व ज्ञान रखता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक व्यवहार परिवर्तन के लिए बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए परिवार, समुदाय, समाज का उदाहरण लेकर के आपको बच्चे के स्कूली जीवन को प्रभावित करते हुए व्यवहार परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चे के स्कूली जीवन को आप कहाँ से जोड़िए? आप उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़िए, मतलब उसके परिवार, समुदाय, समाज इत्यादि से जोड़ करके पढ़ाइए। क्लियर हुआ? चलिए दोस्त, आएंगे नंबर 2 पर। और अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो आप नोट करिएगा, दूसरे नंबर पर आपको लिखना है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में जिज्ञासा, कामा रुचि, कामा कल्पना का विकास करना, कल्पना का विकास करना। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, शब्द क्या लिखा है? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है कि बालकों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना का क्या करना? विकास करना। अब देखिए एक कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की मैं एक घटना बता रहा हूं आपको कि मैं पढ़ाने के लिए बुलेट से आ रहा था और बहुत स्पीड से आ रहा था। हमारी स्पीड लगभग 80 से 90 के बीच रही होगी। पास वाले चौराहे पर जब मैं पहुंचा तो 90 की स्पीड में मेरी गाड़ी थी और ठीक 90 की स्पीड में एक कार मेरे सामने आ गया और दोनों गाड़ियों की स्पीड 90 की थी और हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बस इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब जो बात मैं कह रहा हूं ये आपके परिवेश से जुड़ा है, आप इसके बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं तो आपके मन के अंदर उत्पन्न हो रही जिज्ञासा कि अरे बताइए हुआ क्या। अब चूंकि ये आपके परिवेश की घटना है तो आप इसमें ले रहे हैं क्या? रुचि। और आप सोच रहे हैं कि हम बच कैसे गए, अच्छा ये हुआ होगा वो हुआ होगा। यही आपके मन के अंदर उत्पन्न हो रही है क्या? कल्पना। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है कि आप बच्चों के परिवेश की घटनाओं को जोड़ करके ऐसे प्रस्तुत करिए जो उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हो, जिसमें वे उत्पन्न करे जिज्ञासा, रुचि और कल्पना। और यही है पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। अब मैं बताऊं हुआ क्या? ये कहानी है। वो उसी स्पीड में वो उधर घूम गया और उसी स्पीड में मैं इधर घूम गया ना। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे लेकिन उसको उधर जाना था, हमको इधर आना था, हम चले आए, बस खत्म कहानी। अब आपको हंसी आ रही होगी। तो देखिए इसमें दो बातें, एक
शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के परिवेश से जोड़कर पढ़ाए। और परिवेश से, भाई परिवेश में तो बहुत कुछ है, तो क्या सब कुछ तो आप जोड़ नहीं सकते, तो परिवेश से जोड़ने के क्रम में आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चे का क्या, पूर्व ज्ञान। तो अगर आप बच्चे के परिवेश से जोड़ करके उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर आप शिक्षण का कार्य करेंगे तो बच्चा निश्चित तौर पर आपके उस विषय वस्तु में जिज्ञासा, उस विषय वस्तु में रुचि और उस विषय वस्तु में कल्पना को जागृत करेगा और उसमें शिक्षण अधिगम में जुड़ जाएगा। अब देखिए और एक बात ध्यान दीजिएगा, आप बालक के परिवेश से अगर जोड़ करके बच्चे का पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चा उसमें अपनी एक और विशेषताओं को शामिल करता है, बच्चा उसमें जुड़ने का प्रयास करता है। जैसे होता है ना कि जैसे अभी हमने कहा कि हमारी दोनों की स्पीड 90 की हो गई थी। अब कक्षा में जैसे मैं बोला कि हाँ बस इसके बाद मुझे नहीं पता, आपस में कानाफूसी चालू हो गई, ये होगा वो होगा। अब बच्चा यहीं से सृजनात्मकता का विकास करता है। कैसे सृजनात्मकता का विकास करेगा? बच्चा तर्क लगाएगा कि ये हो सकता है। अब देखिए उस घटना से वो नहीं गुजरा है, वो तर्क कर रहा है, फिल्मों में देखा है, अखबारों में पढ़ा होगा, तो वो तर्क कर रहा है और इससे बच्चे में विकसित होगी सृजनात्मकता और आपकी कक्षा प्रभावशाली नहीं, आप कह सकते हैं आपकी कक्षा बेस्ट कक्षा बन जाएगी। और अगर आप जोड़ करके पढ़ा रहे हैं तो आप शिक्षक ही नहीं बल्कि आपका शिक्षण श्रेष्ठ शिक्षण की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट तीसरे नंबर की बात करें तो कहा जाता है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य यहां लिख देते हैं बालकों में संवेदनशीलता, बालकों में संवेदनशीलता का विकास, संवेदनशीलता का विकास करना है। अब देखिए आपको इस लाइन को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों में विकसित करना, बच्चों में संवेदनशीलता का विकास करना। अब आपको एक शब्द समझना है संवेदनशीलता, और अगर हम संवेदनशीलता शब्द की प्रयोग की अगर हम व्याख्या करने का प्रयास करें, आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान को लेकर के संवेदनशील था और पाकिस्तान भारत को लेकर के संवेदनशील था। आपने सुना होगा कि अगर किसी से विवाद हो जाए तो दो पड़ोसी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। पिता हमेशा अपने पुत्रों को लेकर के संवेदनशील होता है। तो ये बातें आप बार बार सुनते तो रहते हैं, लेकिन ये बताइए कि संवेदनशीलता में करते क्या है लोग। जैसे हम उदाहरण पिता की ले लेते हैं कि एक पिता अपने बच्चे पर को लेकर के संवेदनशील होते तो करते क्या है, तो इसको एक शब्द से समझना पड़ेगा कि के प्रति जागरूक होना ही कहलाता है क्या, संवेदनशीलता। के प्रति जागरूक होना ही कहलाता है क्या, संवेदनशीलता। पिता क्या करते हैं, बच्चे के कैसे मित्र हैं, वो कैसी संगति में है, दुनिया भर की चीजें, व्हाट्सएप का लास्ट सीन क्या है, फेसबुक का लास्ट सीन क्या है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो वो क्या है, आपके हर कार्य हर एक्टिविटी के प्रति वो क्या है, जागरूक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहा हो तो उसको चाहिए कि वह बालकों में पर्यावरण के प्रति बच्चों में किसका विकास करे, जागरूकता का विकास करे। अब एक शिक्षक शिक्षण के दौरान अगर बच्चों में जागरूकता का विकास करता है तो इसका परिणाम यह होगा कि बच्चा पास पड़ोस परिवेश के प्रति जो जागरूकता विकसित होगी उससे वह उसमें सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करेगा, वह उनकी रक्षा करेगा, वह उनमें क्या करेगा, उनका विकास करने का प्रयास करेगा। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है, जागरूक करना। जैसे आप
कक्षा में आए, शिक्षण का कार्य करें। तो आप बच्चों को ये बताइए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है। आप पूछिए कि आपको अगर जल न मिले तो क्या होगा, अगर आपको वायु न मिले तो क्या होगा। तो आप अगर अब भाई जल नहीं मिलेगा, अगर हम जल को व्यर्थ करेंगे, जल को फालतू अगर हम कहीं पर अगर कर रहे हैं, वेस्टेज के रूप में बहा रहे हैं, गिरा रहे हैं, नल खोल दे रहे हैं, तो जल समाप्त हो जाएगा। अगर हम वृक्षों को काट देंगे तो हमें सांस लेने के लिए वायु उपयुक्त तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार की चीजों से अवगत कराना क्या है, जागरूकता का क्या करना, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का विकास करना। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं और चौथे नंबर के हम यहाँ पर उद्देश्य की बात करते हैं। तो पर्यावरण के चौथे उद्देश्य के बारे में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, नोट करेंगे आप कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना है। अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना है। चलिए अब दोस्त ध्यान दीजिएगा कि अगर हम चौथे नंबर की बात करें कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आप कह रहे हैं बच्चों में अनुकूल मनोवृत्ति का विकास करना। तो 2-3 बातें आप जरा सबसे पहले समझ लीजिए। एक शब्द हमने लिखा स्क्रीन पर अनुकूल, एक शब्द हमने लिखा क्या, प्रतिकूल लिखा, और एक शब्द हम लिखेंगे क्या, मनोवृत्ति। इस 3 शब्द को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसानी होगी और आप बड़ी सहजता के साथ इसे हल कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम अनुकूल की बात करते हैं तो आप अपने जीवन में ही प्रयोग करते हैं। माहौल हमारे अनुकूल है, हवा हमारे अनुकूल चल रही, होता क्या है, क्या होता है, एक शब्द से परिभाषित करिए, के अनुसार। के अनुसार जब होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे के अनुकूल। जैसे हम जा रहे हैं और हवा हमारे पीछे से इधर ही की तरफ वह भी जा रही है तो हमें जाने में आसानी होती है, तो कहते हैं कि हवा हमारे क्या है, हवा हमारे अनुकूल है। क्लियर हुआ। चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि प्रतिकूल की, तो जैसे आप पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं और हवा पश्चिम से पूरब की तरफ ढकेल रही है, तो आपके मार्ग में रुकावट बनाएगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है के विपरीत, के विपरीत। तो के विपरीत शब्द के लिए ध्यान दीजिएगा कि प्रतिकूल के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है क्या, के विपरीत। अब देखिए एक व्यवहारिक उदाहरण के अनुसार की हम बात करते हैं। जैसे आपको 5,000 रुपए की जरूरत है और 5,000 की बहुत सख्त जरूरत है और आपके पास 4500 रुपए हैं, 500 रुपए घट रहे हैं और आप किसी काम को जहां जमा करना है, जहां देना है, वहां आपको बहुत जरूरी है। अब आप चलिए अच्छा ठीक है चलते हैं देखा जाएगा, और आप रास्ते में निकले और आपको 500 रुपया गिरा हुआ मिल गया। आप क्या बोलेंगे, सब कुछ मेरे क्या चल रहा है, अनुकूल चल रहा है, परिस्थिति हमारे क्या है, अनुकूल चले। या जैसे कोई कहा कि अरे ये हम आपका 500 लिए थे, हम देने ही आ रहे थे, आप मिल गए, अपना रख लीजिए। तो ये परिस्थिति हमारे क्या हो गई, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो गई। प्रतिकूल क्या होता है, आप जा रहे हैं, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आप जा रहे थे और आपकी गाड़ी में 2,000 रुपए का खर्च था और आप बहुत मुश्किल से पापा से मांगे, मम्मी से मांगे, भैया से मांगे, दोस्तों से मांग करके 2,000 रुपया इकट्ठा किए और जा रहे थे आप बाइक बनवाने के लिए, और रास्ते में जाते समय आप फिर से लड़ गए और 1,000 रुपए का और खर्च आ गया। तो आप क्या बोलेंगे, आप यही बोलेंगे परिस्थिति हमारे क्या चल रही है, प्रतिकूल चल रही है, हमारे क्या चल रही है, विपरीत चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं अनुकूल प्रतिकूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक शब्द और समझिएगा, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति की अगर हम बात करें आपसे तो दोस्त आप ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में मनोवृत्ति को हम बोलते हैं एटीट्यूड।
एटीट्यूड को आप अपने व्यवहारिक जीवन में बड़ा सरल तरीके से प्रयोग करते हैं। आप समझते हैं कि एटीट्यूड को घमंड, और जैसे कोई व्यक्ति है और वो ऐसा व्यवहार किया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप यही कहते हैं किस बात का इतना घमंड है जो इतना इतरा रहे हैं, इतना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, यही कहते हैं आप। हाँ, तो इसके बदले में सामने वाला का रिप्लाई क्या होता है? उसका रिप्लाई होता है साहब ये मेरा एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा व्यवहार ही ऐसा है। तो किसी भी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार, किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक व्यवहार होता है, उसका वास्तविक व्यवहार ही उसकी कहलाती है क्या? मनोवृत्ति। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अब कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अब आते हैं मूल रूप से अपने उद्देश्य में। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में, अब अनुकूल की जगह करिए क्या के अनुसार। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में पर्यावरण के अनुसार वास्तविक व्यवहार को क्या करना? ढालना। वास्तविक मतलब हमारा जो मूल व्यवहार हो वो पर्यावरण के अनुसार सकारात्मक हो। जैसे हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य न करें जिसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़े, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जैसे इसके पहले में हमने बताया कि वृक्षों को हम नुकसान न पहुंचाएं, पौधों को न काटें और एक जल को व्यर्थ न यहाँ पर करने दें, किसी पशु पक्षी को हम न, जैसे कुत्ते हैं, अब लाठी लेकर के बच्चे क्या करते हैं? डंडा लेकर के मारते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। ये ऐसा आप विकसित करिए कि जीवों के प्रति दया का भाव उनके अंदर महसूस होने लगे, वो जीवों के प्रति दया की ओर आगे की ओर बढ़ने लगे। ये है हमारा चौथे नंबर का क्या? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। क्लियर है? और 5वें नंबर पर आए तो 5वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी स्पष्ट सी बात लिखी जाती है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बालकों में पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करना है। पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करना है। चल, अब यहां पर देखिए पूरी लाइन आपको अच्छे से समझ में आ रही है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। सिर्फ एक शब्द आपको चाहिए अर्थ के रूप में, और वो शब्द है क्या? सरोकार। अब जरा तर्क करें, सरोकार का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे लोग तर्क कर भी रहे होंगे। सरोकार का अर्थ होता है लगाव। अब देखिए पूरी लाइन को समझिएगा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालकों में पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न, मतलब बच्चे पर्यावरण से जुड़े जाएं, उनकी आदत बन जाए कि शाम को वृक्षों में पानी डालना, वृक्षों की देखभाल करना, पशु पक्षियों को उनको नुकसान न पहुंचाना बल्कि उनकी रक्षा करना। ये क्या कहलाएगा? बच्चों में पर्यावरण के प्रति लगाव उत्पन्न करना। तो ये है हमारा 5 मूल क्या? पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य। तो दोस्त, आपको एक शिक्षक के तौर पर ये ध्यान देना है कि ये वे 5 तत्व हैं जिसके माध्यम से आप बच्चों में बेहतर शिक्षण करके आप बच्चों के व्यवहार परिवर्तन को लगातार सकारात्मक दिशा में आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और बच्चे को एक कह सकते हैं कि स्वस्थ नागरिक या एक लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि आचरण वाला, मूल्य वाला या उस पथ पर चलने वाले नागरिक के रूप में उसको ढाल करके उसके समस्त प्रकार के व्यवहारों को समाज के प्रति सकारात्मक सहायक रूप में विकसित करके आप समाज में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। इन बातों को अगर आप समझते हैं तो 1 नंबर का प्रश्न जो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य हर साल बनता है आपके लिए आसान होगा। तो दोस्त, ये मूल हमारी बातचीत थी पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य पर। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।